हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी फिजिक्स की क्लास में। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फिगर कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका फिगर है, इसमें से आप देख रहे हैं कि एक किरण है EU जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो आप जानते हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? ये सब हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि जब ये किरण आके पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखते हैं कि इसका थोड़ा सा स्मॉल फ्रैक्शन जो होता है वो परावर्तित हो जाता है। ये सही बात है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो किरण होती है उसका थोड़ा सा, बहुत ही माइन्यूट सा रिफ्लेक्शन होता है, उसका परावर्तन भी होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये दूसरे माध्यम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो अब हम आते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिए कि अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का मान बढ़ाते जाएं, ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर आप मान बढ़ा दीजिए, जैसे मान लीजिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप यहां कर दिए, ठीक है, यहां कर दिए, मतलब ये ए यहां आ जाए तो ये आई आपका बढ़ जाएगा, ये यहां तक हो जाएगा, तो ये आपका आर भी बढ़ेगा, तो ये और दूर से विचलित होगा, मतलब एविडेंस से और दूर हट जाएगा, आर ही आ जाएगा। अब अगर आप ऐसे ही इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जैसे मान लीजिए यहां हो जाएगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये परावर्तित होने वाली जो किरण OB है वो इस डायरेक्शन से होकर जाएगी, होगा ना। जैसे कि आई था तो ये इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जब आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, यहां किया, इतना किया, तो ये यहां से जाने लगा। उसके बाद अगर इसे आप और बढ़ाइएगा, बढ़ाते जाइएगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आई कोण के लिए यहां जो बनने वाला आपका अपवर्तन कोण है, इस आपतन कोण आई के लिए बनने वाला जो अपवर्तन कोण होगा वो यहां से यहां तक बनेगा, मतलब एक 90 डिग्री हो जाएगा, ये होगा। तो उसी आपतन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब किसे कहते हैं क्रांतिक कोण? कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने हुए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने हुए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वही आपका क्रांतिक कोण होता है। शुड आई रिपीट? कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण, आई है आपका आपतन कोण, तो आई जब आपतन कोण इतना हुआ तो देख रहे हैं आप इधर से OX डायरेक्शन से जा रहा है, तो सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने हुए अपवर्तन कोण, आर की जो वैल्यू होती है, यहां तक अब आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा, आर की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है, उसे ही आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है इसे भी समझ में। चलिए ठीक है, यहां से जा रहा था, लेकिन आपने कहा कि अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दे तो अगर आप इसे और बढ़ा दीजिएगा, यहां से कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये अपने इसी मीडियम में पुनः वापस हो जाएगा और तब इसका अपवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं इसका दूसरा फिगर बनाऊं कि जब यहां मान लीजिए यहां था तो इसका यहां से अपवर्तन हो रहा था, जब आपने यहां कर दिया तो इसका ये क्रिटिकल एंगल से आ गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आई डैश मान लेते हैं, इसे आई मान लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई एक किरण जो है वो यहां से जा रही है, मतलब क्रिटिकल एंगल ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्रिटिकल एंगल प्राप्त होता, आपने इसे और बढ़ा दिया, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये इसी मीडियम में पुनः वापस लौट आएगा। जितने एंगल से ये यहां इंसिडेंट होगा इस पर, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। मतलब इसी मीडियम में आया और इस पर टकराया, टकराने के बाद इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का मान बढ़ाते गए तो एक सिचुएशन ऐसी आई जब वो OX की डायरेक्शन से इसका अपवर्तन हुआ है, जो अपवर्तित होने वाली किरण OB है वो इस OX की डायरेक्शन में मुड़ गई, मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ध्यान रहे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रांतिक कोण। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रांतिक कोण कहे। लेकिन
अगर आप इसी आई की वैल्यू और बढ़ाते जाइए, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आई की वैल्यू के लिए ये यहां जाएगा और बढ़ाइएगा तो ये इसी मीडियम में फिर से वापस लौट आएगा, और इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या क्या होती हैं, कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, ठीक है, ये ए ओ बी, ये आपका मीडियम 1, ये आपका मीडियम 2, ये आपका मीडियम 1, ये आपका मीडियम 2, आई आर। तो आपने क्या देखा था अभी, आपने देखा था कि अगर मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल एंगल हो, तो क्रिटिकल एंगल अगर आप इसे सी कहें तो सी में क्या होगा, इस आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये अभी आपने देखा था, और आपने कहा अगर हम सी से इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ये उसी माध्यम में पुनः रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका, उसी मीडियम में ये किरण फिर से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यही हमने कहा था। इसका मतलब हमने क्या देखा कि पहली चीज कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कंडीशंस, ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है। पहली आप क्या देख रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा, कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपकी आई था इस मीडियम में इधर से आ रहा है, जब वो सी से बड़ा हो जाएगा तभी वो इस मीडियम में तो रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि जब सी के बराबर रहेगा तब तो ये इस डायरेक्शन से जाएगा। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा हो जाएगा तो ये इसी मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो इक्वल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है कि ये जो आपतन कोण होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। जब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब ये सिचुएशन फॉलो करेगा कि इसी मीडियम में वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अभी मैंने कहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्यों लिया जाता है, वो ये अगर आप समझेंगे। अगर आप कहें कि सर हम सघन माध्यम में नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाइए, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम लीजिए, तो लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अगर कोई विरल माध्यम हो और फिर सघन माध्यम में जा रही हो तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना ऐसा। तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये आपका मान लीजिए जो मीडियम 1 है वो विरल माध्यम है, तो अगर ये रे ऐसे आ रही है और ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, तो जानते ही हैं आप कि ये ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो उस सिचुएशन में जब आप एंगल और इधर बढ़ा देंगे और इधर बढ़ाएंगे तो ये और इधर झुक जाएगी, इधर से जाएगी, और बढ़ाएंगे तो और इधर से झुकेगी। मतलब ये इसके सीध से चली जाएगी लेकिन इसके सीध से नहीं जाएगी, और उस सिचुएशन में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा जैसा कि क्रिटिकल एंगल में होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसकी जो दूसरी शर्त है वो ये होगी कि जो किरण है, ये जो आपकी रे है, वो
कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर जानी चाहिए। ठीक है, वो जानी चाहिए डेंसर टू रियल मीडियम, मतलब सघन से विरल। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन, पूर्णांतरिक परावर्तन होने की शर्तें क्या क्या हैं, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की शर्तें क्या क्या हैं। पहला आप देखिए कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल की बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर ही होगा तो ये दूसरे माध्यम मतलब विरल माध्यम में ही 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये अपने ही उसी मीडियम में पुनः वापस लौट जाएगा और इस घटना को आप पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। जितना आपने अभी तक समझा, तो उसके लिए हमने पहली कंडीशन बताई, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। दूसरी वैल्यू हमने कहा कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर नहीं जाएगा तो उस सिचुएशन में ये होगा कि वो विरल से सघन में आ रहा है, और अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और अभिलंब की ओर झुकेगा तो वो कंडीशन फॉलो नहीं होती। इसके लिए R इक्वल टू 90 होता है क्रिटिकल एंगल में, और R की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी, जो कि R होता ही नहीं है, क्योंकि अपवर्तन फिर होता ही नहीं है। ठीक है, R इक्वल टू 90 होता है क्रिटिकल एंगल के लिए, जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा नहीं तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा नहीं, क्योंकि अभी आपने लिखा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो प्रकाश की किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर जानी चाहिए। ठीक है।